वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अर्था स्कॉलर। मेरा नाम है रिमी राघवन और आज हम पढ़ेंगे प्राइस इफेक्ट, हिक्सियन डिमांड, मार्शलियन डिमांड एंड स्लट्स के इक्वेशंस। जैसा कि हमें पता है कि हमारे 100 सुपर श्योर टॉपिक्स चल रहे हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में कैसे डिकम्पोज किया है, किनने, हिक्स ने और स्लेट्सकी ने। ठीक है, दोनों लोग की बातें हम पढ़ेंगे आज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पहले की प्राइस इफेक्ट, हिक्स एंड डिमांड, मार्शलियन डिमांड एंड स्लेट्स की इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक है। वाई डिमांड वैरीज इनवर्सली विद द प्राइस। डिमांड जो है वो प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड का क्यों है। जैसा कि हमें पता है कि प्राइस बढ़ते ही हमारी डिमांड जो होती है घट जाती है, और प्राइस घटते ही हमारी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये इनवर्स रिलेशन जो है वो क्यों है। द फ्लक्चुएशन इन डिमांड इन रिलेशन टू प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाई टू फैक्टर्स। डिमांड में जो फ्लक्चुएशन होता है प्राइस के रिलेशन में, मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड का घटना या प्राइस घटने से डिमांड का बढ़ना, ये मेनली दो फैक्टर्स की वजह से होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। ये दो फैक्टर्स हैं। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या, ऑल्सो नोन एज प्योर प्राइस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम प्योर प्राइस इफेक्ट भी कहते हैं। When the price of one good decreases, it becomes more attractive to consumers compared to relatively more expensive alternative. क्या होता है कि जब एक गुड की प्राइस घटती है तो दूसरा जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसके कंपेयर में ये हमें महंगा लगने लगता है। सॉरी, बढ़ती है तो महंगा लगने लगता है और घटती है तो हमें सस्ता लगने लगता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं एक गुड से दूसरे गुड पे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो बिस्किट्स हैं, ठीक है, एक पार्ले जी है और एक अब आपके पास टाइगर बिस्किट है। तो अगर पार्ले जी की प्राइस बढ़ती है, अगर पार्ले जी की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, तो आप जो है टाइगर पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मान लीजिए मार्केट में आपके पास यही दो गुड्स अवेलेबल हैं, तो पार्ले जी की प्राइस बढ़ते ही आप टाइगर पे सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, या पार्ले जी की प्राइस घटेगी तो जो कंज्यूमर टाइगर खरीद रहे होंगे वो भी पार्ले जी पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसे ही क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ने या घटने से हम अपनी चॉइसेस को शिफ्ट कर देते हैं एक गुड से दूसरे गुड पे, या उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फॉर इंस्टेंस, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे गुड एक्स की प्राइस घट जाती है तो ये रिलेटिवली हमें चीपर लगेगा, प्रोमोटिंग कंज्यूमर्स टू फेवर इट ओवर द मोर एक्सपेंसिव गुड वाई। मान लेते हैं एक और गुड वाई है, तो वाई की प्राइस नहीं घटी है, एक्स की प्राइस घट गई है। तो वाई हमारे लिए पहले महंगा नहीं था, लेकिन अब चूंकि एक्स की प्राइस घट गई है तो हमें एक्स जो है वो चीपर लग रहा है और वाई जो है वो महंगा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि वाई की कंजम्पशन को घटा देंगे रिलेटिवली, और एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। When the price of X PX decreases while keeping the price of Y constant and consumer income constant, relative price ratio also falls. Relative price ratio PX upon PY. अब PX घटेगा तो ऑब्वियसली, और PY कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि जो PX अपॉन PY का रेशियो होगा, इसमें अगर PX जो है वो घट रहा है और PY जो है कांस्टेंट है, तो ये रेशियो जो होगी वो क्या होगी, घटेगी, रेशियो फॉल्स। This decline in price ratio results in increased consumer preference for the relatively cheaper good X. अब चूंकि रिलेटिव हम प्राइस को देखें तो हमारा एक्स ज्यादा चीपर है, तो लोग जो होंगे वो कंज्यूमर जो है वो प्रेफरेंस किसको देंगे, एक्स गुड को देंगे, क्योंकि वो अब रिलेटिवली चीपर हो गया है। कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट मोर ऑफ एक्स फॉर वाई, लीडिंग टू अ राइज इन द डिमांड फॉर एक्स, और इससे एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। दिस रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव dx upon dpx, where the substitution effect is constantly negative, indicating an inverse relation between the quantity demanded for x and its price. ये जो रिलेशनशिप है कि कंज्यूमर कैसे शिफ्ट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, dx, मतलब डिमांड फॉर द क्वांटिटी डिमांड, और जो dpx है इनका डेरिवेशन कर देते हैं।
एक्स का क्वांटिटी डिमांड का प्राइस के रिस्पेक्ट में डिराइव करते हैं तो हमारा क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, और ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस नॉर्मल गुड के लिए इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रियल इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीज। अब देखिए रियल इनकम इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक गुड की प्राइस घट जाती है, तो आपकी इनकम तो सेम है। आपका इनकम एम कांस्टेंट है, एम इनकम है, तो आपकी इनकम सेम है और उस गुड की प्राइस मानते हैं पीएक्स की प्राइस घट गई है। तो अब आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे। ठीक, आप पहले 4 क्वांटिटी खरीदते थे, अब भी 4 खरीद रहे हैं, लेकिन इसकी प्राइस पहले 10 रुपए थी, तो आप मान लीजिए 40 रुपए इस पे खर्चा करते थे, अब इसकी प्राइस 8 रुपए है, तो अब इस पे 32 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो आपके पास 8 रुपए एनफ बच गया। तो आपको क्या लग रहा है? आपकी रियल इनकम बढ़ रही है। आपकी रियल इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक और बात, रियल इनकम होता क्या है? कोई भी चीज हमें रियल फाइंड करना होता है तो हम नॉमिनल इनकम अपॉन प्राइस कर देते हैं, तो रियल इनकम आता है। तो नॉमिनल इनकम हमारा एम था, मतलब मनी इनकम, और प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, तो प्राइस जो है वो घट रही है। तो किसी भी फ्रैक्शन में जब नीचे डिनोमिनेटर घटता है तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए जब प्राइस ऑफ एक्स घटेगा तो हमारा रियल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, जो कि क्या है, एम अपॉन पी एक्स। तो कंज्यूमर को क्या फील होगा? साइकोलॉजिकली वेल्दियर फील होगा, क्योंकि अब उसे लगेगा कि उसके पास 8 रुपए ज्यादा बच रहे हैं। अनस्पेंट इनकम। ठीक है, ये 8 रुपए क्या है? अनस्पेंड है। दिस सरप्लस मनी कैन देन बी यूज टू परचेज मोर ऑफ गुड एक्स। अब इस सरप्लस मनी से वो गुड एक्स के 2 क्वांटिटी को और खरीद सकता है। सॉरी, एक क्वांटिटी को, 8 रुपए की है ना। हम्म, तो एक क्वांटिटी और खरीद सकता है। तो अब पहले वो 4 क्वांटिटी खरीदता था, अब वो 5 भी खरीद सकता है, तो उसे क्या फील होगा? वेल्दियर फील होगा, जिसे कि हम कहते हैं रियल इनकम का बढ़ना। अब देखिए, इनकम इफेक्ट क्या शो करेगा कि इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना असर आ रहा है। तो हम चूंकि यहाँ रियल इनकम ले रहे हैं तो एम अपन पी एक्स लेंगे और उनका डेरिवेटिव लेंगे। नॉर्मल गुड्स के लिए नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि प्राइस घटेगी तो रियल इनकम हमारा बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस के घटने से क्या हुई? डिमांड बढ़ी। तो ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप। वहीं अगर हम इंफीरियर या गिवन गुड्स के लिए लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि प्राइस घटती है हमारी, प्राइस घटी इंफीरियर गुड की, हमारी रियल इनकम बढ़ेगी तो सही, लेकिन हमारे पास चूंकि जो गुड है वो इंफीरियर गुड्स हैं या गिवन गुड्स हैं, तो हम उनकी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, घटाएंगे। आपको पता है कि प्राइस बढ़ने से जो है वो गिवन गुड्स की डिमांड जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, और प्राइस घटने से क्या होती है? घट जाती है। तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो हम अच्छे गुड्स की तरफ शिफ्ट होंगे। हम इंफीरियर गुड्स को नहीं खरीदना चाहेंगे, गिवन गुड्स को नहीं खरीदना चाहेंगे, इसलिए हमारी डिमांड जो होगी वो घट जाएगी। तो प्राइस घटने से डिमांड भी घट रही है, इसलिए ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। समझ आया? प्राइस इफेक्ट जो होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमें टोटल प्राइस इफेक्ट देता है। आगे बढ़ते हैं। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। इस टेबल से हमें ये देख लेते हैं कि सारे गुड्स के केस में क्या कितना होता है। तो व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, सपोज करते हैं कि एक्स की प्राइस जो है वो फॉल हो रही है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन गुड इफेक्ट के केस में आप याद रखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव ही होता है, चाहे किसी भी टाइप का गुड हो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा जो है वो नॉन नेगेटिव शो होता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, और प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट होता है, तो जो डोमिनेटिंग होगा उसका साइन लेगा प्राइस इफेक्ट। अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा इनकम इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होने की वजह से प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। जैसे नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन तो नेगेटिव ही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक गुड की प्राइस घटती है तो हम उसको ज्यादा खरीदेंगे, और जो दूसरे गुड की डिमांड है हम उसको घटा देंगे।
इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। अभी हमने पिछले पढ़ा कि नॉर्मल गुड्स की इनकम इफेक्ट नेगेटिव होती है। अब प्राइस इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ ज्यादा डोमिनेटिंग है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? डोमिनेटिंग है। इंफीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव होगा, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा। अभी हमने बात किया कि इनकम इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी प्राइस घटने से क्या होता है? हम इसकी डिमांड भी घटा देते हैं। तो प्राइस इफेक्ट इसकी नेगेटिव होगी। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है। गिवन गुड्स के केस में ये तो नेगेटिव ही रहेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा, अभी हमने बात की। और प्राइस इफेक्ट जो है वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगी? क्या? क्योंकि यहाँ इनकम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं। गिवन गुड्स के केस में क्या है? इनकम इफेक्ट हमारी ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो इस टेबल को आपको जरूर से जरूर याद करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, दो डिस्टिंक्ट अप्रोचेज हैं जो इकोनॉमिस्ट ने रखा फॉर स्टडिंग प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए और उसका डिकम्पोजिशन स्टडी करने के लिए सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट में। तो पहला क्या है? हिग्सियन डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट एंड दूसरा स्लट्सकी डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट। हिग्सियन मेथड को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, हिग्सियन मेथड में आपको ये चीज याद रखना है कि हमारा पहला जो है, ग्राफ से समझते हैं, एमएन जो है वो हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है। ठीक है, एमएन हमारा, एमएन जो है वो हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है। अगर प्राइस जो है वो एक्स की घट जाती है, एक्स की प्राइस घटती है, तो हमारा बजट लाइन रोटेट करके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? एमएन डैश हो जाएगा, एमएन डबल डैश। ठीक है। हम्म। तो हमारा प्राइस जो है वो एक्स की प्राइस घटने से हमारा बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो रहा है? एमएन डबल डैश पे शिफ्ट हो रहा है। तो पहले कंज्यूमर कहाँ पे था? पी पे था। पी इक्विलिब्रियम पॉइंट था, IC1 उसका इंडिफरेंस कर्व था और X1 वो कंज्यूम कर रहा था। अब वो नए बजट लाइन पे शिफ्ट कर गया है, तो नए इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट कर गया है जो कि IC2 है, और Q नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब वो P से Q पॉइंट पे शिफ्ट कर गया है। नेक्स्ट क्या करेंगे? हम इसको कंपनसेट करेंगे। आपने कंपनसेट करना पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रही हूँ कि चूंकि उसकी प्राइस घट गई है, तो हम उतना ही, जितना प्राइस घटा है, जितना रियल इनकम उसका बढ़ गया है कंज्यूमर का, उतनी इनकम उससे ले लेंगे हम। ठीक है, ताकि वो अपने सेम बजट इन डिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो सके। तो जैसे ही हम उतनी इनकम ले लेंगे, तो वो क्या होगा कि उसकी बजट लाइन जो है वो नीचे शिफ्ट कर जाएगी, दैट इज एम डैश और एन डैश। एम डैश एन डैश जो है वो उसका नया बजट लाइन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको ध्यान से समझा देती हूँ अच्छे से। ये बजट लाइन है, MN, और कोई कंज्यूमर है जो कि यहाँ पे T, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है, और ये उसका IC1 है। ठीक, ये X गुड है, ये Y गुड है। X की प्राइस जो है वो घट रही है, तो X की प्राइस घटने से क्या हुआ? कंज्यूमर जो है वो नए बजट लाइन पे शिफ्ट हो गया, जो कि है MN डबल डैश, और वो शिफ्ट कर गया है नए IC पे, और नया पॉइंट है Q। ठीक, अब ये जो उसके पास इतना इनकम ज्यादा बच रहा है, प्राइस जो है PX की घट रही है, इस वजह से उसकी रियल इनकम जो है, रियल इनकम इफेक्ट, रियल इनकम बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे? उतनी ही इनकम कंपनसेट करेंगे, मतलब उतनी इनकम उससे हम ले लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? प्राइस इस हिसाब से लेंगे कि उसका यूटिलिटी कांस्टेंट रहे, मतलब वो IC1 पे आ जाए, मतलब वो दोबारा से IC1 पे ही आ जाए। तो दोबारा से IC1 पे आएगा, और तो इसके ही पैरेलल, जस्ट पैरेलल एक लाइन खींचेंगे हम। ठीक है, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन खींचेंगे।
किसके पैरेलल? एम एन डैश के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारे IC1 को टच करते हुए जाएगी, ये आर है। ठीक है, पहले इतना क्वांटिटी। अब देखिए, तो ये जो P से Q पे शिफ्ट हुआ, ये P से Q का जो शिफ्ट है, ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और जो Q से R का जो शिफ्ट है, ये क्या है? इनकम इफेक्ट है। टोटल प्राइस इफेक्ट क्या है? PR। ये जो है वो टोटल प्राइस इफेक्ट है। अब आपको समझ आ रहा है? तो हिक्स का क्या कहना है, देख लेते हैं। हिक्स ने क्या कहा था कि हमारी जो है यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, कंज्यूमर की यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ऐसे कंपनसेट करना है हमें। तो हम जो है P से Q पे जाएंगे और फिर Q से R पे आ जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा है और ये इनकम इफेक्ट है। ये ये PQ नहीं, PR जो है, इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू हिक्स, फर्स्ट मेजर द इनकम इफेक्ट, देन द रेसिड्यू वुड बी द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पहले हम क्या मेजर करेंगे? इनकम इफेक्ट, और फिर जो रेसिड्यू बचेगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिक्स कॉल इट एज इनकम कंपनसेशन अप्रोच। हिक्स ने इसे इनकम कंपनसेशन अप्रोच कहा था क्योंकि हमें पता है कि हिक्स ने क्या किया था कि अगर प्राइस बढ़ती है गुड की या घटती है तो हम उसे उस हिसाब से कंपनसेट करेंगे। अगर प्राइस घटेगी तो हम उतना पैसा उससे ले लेंगे, अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम उतना उसे ज्यादा दे देंगे। दिस इज डन बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी बजट लाइन, और जिससे कि हमारा जो है वो इमेजिनरी बजट लाइन एक क्रिएट होगा जो कि पहले वाले रोटेटिंग जो बजट लाइन था उसके जस्ट पैरेलल होगा और टेंजेंट होगा IC1 पे, ताकि यूटिलिटी कांस्टेंट रहे। R इज द कंज्यूमर्स न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। रियल इनकम इफेक्ट को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो R जो है वो हमारा कंज्यूमर का नया क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है, विच इन टर्न मीन्स दैट आफ्टर इनकम एडजस्टमेंट मूव, इनकम एडजस्ट करते हैं तो Q2R मूव करता है। ठीक है, इनकम इफेक्ट नहीं है ये, इनकम एडजस्ट करने के बाद। दिस विल लीड टू रिडक्शन इन X by X2 X3 विच इज ऑल्सो नोन एज द इनकम इफेक्ट। अब इससे क्या हो रहा है कि P से जो R पे शिफ्ट हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ उसकी यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट है और रियल इनकम कांस्टेंट है। हम उतनी इनकम उससे ले लिए ना, कंपनसेट कर दिए, तो इसलिए यूटिलिटी और रियल इनकम उसकी कांस्टेंट है। तो दैट्स व्हाई TR जो है वो क्या है? वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और जबकि R से जो Q पे पहुंच रहा है वो क्या है? ये Q से जो R पे आया है वो क्या है? इनकम इफेक्ट है। ये इनकम इफेक्ट क्यों है? क्योंकि रियल इनकम बढ़ने से वो यहाँ पहुंचा था कंज्यूमर, और अब रियल इनकम के घटाने से वो कंज्यूमर यहाँ पर। नाउ एज पर हिक्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैन बी डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस इनकम इफेक्ट फ्रॉम द टोटल प्राइस इफेक्ट। टोटल प्राइस इफेक्ट में से हम अगर इनकम इफेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमारा इनकम इफेक्ट दूसरे साइड से आ रहा है, तो वो हमें क्या देगा? टोटल प्राइस इफेक्ट देगा। मतलब हमारा X1 X3 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा क्या होगा? प्राइस इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्राइस इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट। X1 X3 जो है ये टोटल प्राइस इफेक्ट है हमारे पास। X3 क्या है? X3 है जब Q पे वो बंदा है तो वो कितना खरीद रहा है? X3 गुड को खरीद रहा है, तो X1 X3 जो ये इतना पूरा है ये टोटल प्राइस इफेक्ट है, और X2 X3 ये इतना जो है वो क्या है? इनकम इफेक्ट है। तो X1 X2 जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचा, हमारा रेसिड्यू बचा, ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ X। सेम को हम पलट देंगे कि इंक्रीज होने में क्या होगा। तो प्राइस जब इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर का रेशियो बजट लाइन AB है, AB बजट लाइन है।
ठीक है। प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बजट लाइन रोटेट करके डी पे पहुंच जाएगा, एडी नया बजट लाइन होगा, और फिर जब हम कंपनसेट करेंगे इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो हमारा जो इमेजिनरी बजट लाइन आएगा वो एच सी आएगा। एच सी हमारा नया बजट लाइन है। तो पहले हमारा कंज्यूमर यहाँ था, अब फिर यहाँ आया वो कंज्यूमर इनकम शिफ्ट होने की वजह से, और फिर हमने जब कंपनसेट किया तो वो कंज्यूमर यहाँ आया। तो यहाँ प्राइस इफेक्ट जो है X1 X3 प्राइस इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट क्या है, X1 X2 इनकम इफेक्ट है। ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, X2 X3 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। X2 X3 क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। समझ आया क्यों है? क्योंकि पहली बात तो हमारा कंज्यूमर जो है वो पहले E2 पे था, E2 से E1 पे आया, तो ये टोटल प्राइस इफेक्ट शो कर रहा है कि प्राइस के घटने से क्या हो गया, सॉरी प्राइस के बढ़ने से क्या हो गया। ठीक। और E3 से E1 से E3 पे शिफ्ट करना मतलब हमने इनकम को सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आया, तो हमारा क्या है, रियल इनकम इफेक्ट ये है। और फिर जो बचा वो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, एक्स्ट्रा। आगे बढ़ते हैं, स्लट्स की अप्रोच में आते हैं। स्लट्स की अप्रोच में एक दूसरी बात ये है कि यहाँ यूटिलिटी को हम कांस्टेंट नहीं रखते, मतलब सेम इंडिफरेंस कर्व पे नहीं आते। यहाँ क्या होता है, हम कंज्यूमर के बंडल को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के बंडल को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ देखिए, Slutsky suggested that consumers' income should be so adjusted that the consumer returns not only to their original indifference curve but also to the original point of equilibrium. Same point of equilibrium पे आ जाए, they are able to buy the original combination of two goods. मतलब प्राइस रेशियो चेंज होने के बावजूद कंज्यूमर जो है वो अपने जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन खरीद रहा था, जो ओरिजिनल बंडल था कंज्यूमर का, उस बंडल पे आ सके, इतना हम उसको कंपनसेट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्लट्स की अप्रोच कहते हैं। द कंज्यूमर्स इनकम एडजस्टेड बजट लाइन मस्ट पास थ्रू द इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन द ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व। मतलब जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जो कि इस फिगर में क्यू है, IC1 में, तो जो हमारा एडजस्टेड बजट लाइन होना चाहिए वो सेम पॉइंट से होके गुजरना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे P और L, ये क्या है, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस लाइन है। ठीक, फॉल इन प्राइस के लिए हम बात कर रहे हैं विद अ गिवन मनी इनकम एंड द गिवन प्राइसेस ऑफ टू गुड्स PL। The consumer is in equilibrium at Q. Q पे equilibrium है with IC curve IC1 buying OM of X and ON of Y. OM क्वांटिटी X का और ON क्वांटिटी Y का वो कंज्यूमर ले रहा है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट उसका क्या है, Q है, जहाँ की वो IC1 पे है। सपोज करते हैं कि X की प्राइस जो है वो घट गई, तो वो कंज्यूमर जो है वो PL1 पे शिफ्ट कर गया। कहाँ शिफ्ट कर गया, नया बजट लाइन क्या है, PL1 जो है वो न्यू बजट लाइन है। ये प्राइस के घटने की वजह से है। ठीक है, प्राइस के घटने की वजह से है। प्राइस ऑफ वाई एंड मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर अनचेंज है, बिल्कुल। वाई और मनी इनकम, दूसरे गुड की प्राइस और इनकम दोनों ही चेंज नहीं होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फॉल द प्राइस लाइन विल शिफ्ट टू PL डैश एंड द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज। परचेजिंग पावर क्या हो रहा है, कंज्यूमर की इंक्रीज हो रही है। जब हम कंपनसेट करेंगे तो हमारा नया जो बजट लाइन आएगा, जो कि पैरेलल होना चाहिए, वो क्या आया है, GH। तो हमारे कंपनसेट करने के बाद नया बजट लाइन क्या आया है, GH, जिसमें कि कंज्यूमर जो है वो सेम पॉइंट से होके गुजर रहा है। ठीक है, कंज्यूमर क्या है, सेम पॉइंट से होके गुजर रहा है। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द Slutsky substitution effect, consumer money income must be reduced with the cost difference और by the amount which will leave into we just able to, मतलब सेम बात है कि वो ओरिजिनल बंडल पे आ जाए, इतना कंपनसेट करेंगे तो इतनी इनकम इफेक्ट को हम घटा देंगे। एक्चुअली ही विल नॉट बाय द कॉम्बिनेशन Q since X has now become relatively cheaper and Y dearer before. The change in relative price will induce the consumer to rearrange his purchases of X and Y and he will substitute X for Y. अब देखिए क्या कह रहा है कि वो क्यों, हमने उतना कंपनसेट तो उसे कर दिया है, हमने इस तरह से कंपनसेट कर दिया है कि वो अपने ओरिजिनल बंडल क्यू पे आ सके,
लेकिन चूंकि पीएक्स जो है वो घट गया है तो अब उसे पीवाई जो है वो महंगा लग रहा है, मतलब प्राइस ऑफ वाई ज्यादा लग रहा है और प्राइस ऑफ एक्स तो घट ही गया है। तो उसे एक्स जो है वो चीपर लग रहा है और वाई महंगा लग रहा है। तो अब वो क्या करेगा, अपने परचेजेस को रीअरेंज करेगा और वो वाई के लिए एक्स को सब्स्टिट्यूट करेगा। प्राइस लाइन जीएच वो नया प्राइस लाइन है जो कि IC2 को कट कर रहा है पॉइंट एस पे। देयरफॉर द कंज्यूमर विल नाउ बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एस ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। अब वो कंज्यूमर जो है वो एस पे, उसके नई इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, एस है, एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे IC2 पे। क्यों है, क्योंकि देखिए पहले वो ON ऑफ वाई खरीद रहा था और OM क्वांटिटी ऑफ एक्स खरीद रहा था, लेकिन अब उसे क्या लग रहा है कि एक्स जो है वो चीपर है और वाई जो है वो महंगा है। तो अब वो अपने नए बजट लाइन के हिसाब से, सॉरी, नए बजट लाइन के हिसाब से क्या करेगा, वो अपने परचेजेस को रीअरेंज करेगा। मतलब अब वो एक्स और वाई की क्वांटिटी को बढ़ाएगा घटाएगा ताकि वो जो है एक्स की ज्यादा क्वांटिटी को खरीद सके, क्योंकि एक्स जो है अब चीपर है। तो वो क्या किया कि एक्स की वाई की क्वांटिटी घटा दी और एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दिया। एक्स अब वो ओ के क्वांटिटी खरीद रहा है एक्स की, जबकि वाई की डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू। ठीक। दिस मूवमेंट फ्रॉम क्यू टू एस रिप्रेजेंट स्लिट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और जो ये क्यू से एस तक का मूवमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लिट्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर सेम बंडल खरीद सकता था फिर भी उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है वाई के लिए एक्स को। इसलिए ये क्या शो कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू विच द कंज्यूमर मूव्स नॉट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व बट फ्रॉम वन इंडिफरेंस कर्व टू अनदर। और इस वजह से कंज्यूमर जो है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे नहीं रहता जैसे कि हिक्स के केस में था। अब वो नए इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आपको समझ आया पूरी बात? तो पूरी बात हुई क्या है, ये वाई है, ये एक्स है। कंज्यूमर जो है वो एक, यहाँ कोई क्या है, इंडिफरेंस, यहाँ कोई इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पे कंज्यूमर है जहां वो इतनी क्वांटिटी खरीद रहा है इसकी और इतनी इसकी। एक्स की प्राइस घटने की वजह से वो क्या हो गया है, हमारा बजट लाइन यहाँ शिफ्ट हो गया है। मतलब मान लीजिए ये ए बी था, अब वो बी डैश पे शिफ्ट हो गया है। लेकिन जब हम कंपनसेट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, तो हमारा कंज्यूमर जो है वो सेम बंडल से होते हुए, जरा सा आप लोग टाइम दीजिएगा मुझे, मैं ये ग्राफ जो है ये पैरेलल आएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ जो है ये इस लाइन के पैरेलल आएगी। तो अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, वो यहाँ पे था, बकायदा उसे इस पे शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रहा है, जब बजट हमने कंपनसेट कर दिया है, ये हमारा कंपनसेटिंग लाइन है, ये हमारा क्या है, कंपनसेट करने के बाद जो इनकम एडजस्टेड बजट लाइन है, इनकम एडजस्टेड बजट लाइन है। तो इसके बाद हमारा कंज्यूमर जो है वो एक नए इंडिफरेंस कर्व पे आ गया है जो कि IC2 है, ये हायर इंडिफरेंस कर्व है। इस पे क्यों आया है, क्योंकि उसने अब एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दी है और वाई की क्वांटिटी घटा दी है। मान लेते हैं ये x1 है तो ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। पहले वो y1 खरीद रहा था लेकिन अब वो घटा के, सॉरी, y2 खरीद रहा था, अब वो घटा के y1 खरीद रहे हैं। और पहले वो x1 खरीद रहा था लेकिन अब वो बढ़ा के x2 क्वांटिटी खरीद रहा है। तो कंज्यूमर जो है वो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया है। और ये जो x1 x2 है, ये क्या है, ये स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ फीचर्स हैं हेक्सियन अप्रोच के और
स्लट्स की अप्रोच के, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहले तो हेक्सन अप्रोच को कहते क्या है, इसको कंपनसेटेड डिमांड कर्व भी कहते हैं, जहाँ की यूटिलिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, और इसे कॉस्ट डिफरेंस अप्रोच भी कहते हैं, जहाँ ओरिजिनल बंडल कांस्टेंट होता है। व्हाट इज हेल्ड कांस्टेंट? अभी हमने देखा यूटिलिटी को कांस्टेंट रखते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहाँ ओरिजिनल बंडल को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वो सेम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को खरीद पाए, इतना हम उसको कंपनसेट करते हैं। कंपनसेशन का गोल क्या है? तो हिक्सन अप्रोच में ओरिजिनल यूटिलिटी को मेंटेन करना गोल है, और जबकि स्लट्स के अप्रोच में ओरिजिनल बंडल को परचेज करना उसका गोल है, उसको अलाउ करना कि वो ओरिजिनल बंडल परचेज कर सके। कंपनसेटेड बजट लाइन जो होता है वो टेंजेंट होता है ओरिजिनल आईसी के। यहाँ पे क्या होता है, वो ओरिजिनल बंडल जो ओरिजिनल पॉइंट था, जो हमारा क्यू पॉइंट था, उसी को टच करते हुए चला जाता है, मतलब वो टेंजेंट नहीं होता सेम आईसी पे, लेकिन वो उस पॉइंट को टच करते हुए जाता है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था हमारा ओरिजिनल। अजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर जो है अंडर कंपनसेटेड है टू स्टे इक्वली सेटिस्फाइड। कंज्यूमर को हम क्या करते हैं, अंडर कंपनसेट करते हैं ताकि वो इक्वली सेटिस्फाई रहे। यहाँ कंज्यूमर को हम ओवर कंपनसेट करते हैं ताकि वो प्रीवियस बंडल को अफोर्ड कर सकें। Which effect is isolated? Substitution effect with constant utility. Utility constant करते हैं। यहाँ भी substitution effect ही isolated होता है while keeping basket constant. Income effect comes after returning income to observe movement from R to Q. इनकम इफेक्ट कब आता है? जब आर से क्यू पे जाता है, वो रिटर्निंग इनकम को जब हम रिटर्न कर देते हैं, उसको कंपनसेट कर देते हैं, एंड इधर एस से क्यू पे जाता है तब। डिमांड कर्व टाइप, डिमांड कर्व क्या है? यहाँ स्टीपर डिमांड कर्व है। हिक्सन अप्रोच में क्या है? लेस इलास्टिक डिमांड कर्व है। इस चीज को आपको याद रखना है, और इसे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ये रिफ्लेक्ट करता है, जबकि स्लट्स की अप्रोच का डिमांड कर्व मोर इलास्टिक है, फ्लैटर है, और ये स्मॉल इनकम इफेक्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है। यूज कहाँ होता है एक्सटर्न अप्रोच? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में यूज होता है। कंज्यूमर सरप्लस, सीवी और ईवी, कंपनसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन। ये स्लट्स की अप्रोच कहाँ यूज होता है? एम्पिरिकल डिमांड एस्टिमेशन, रियल वर्ल्ड कंपनसेशन स्कीम्स। ओके। मैथमेटिकल बेसिस क्या है? मैथमेटिकल बेसिस यूजेस यूटिलिटी फंक्शन टू डिराइव डिमांड कर्व, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कंपनसेटेड डिमांड कर्व कहते हैं। ये याद रखिएगा। अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व किसे कहते हैं? अनकंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व जो होता है वो हम कहते हैं मार्शल के डिमांड कर्व। ठीक है, मार्शल के डिमांड कर्व को। और कंपनसेटेड किसे कहते हैं? हिक्स के डिमांड कर्व को। हिक्स के डिमांड कर्व को क्या कहते हैं? कंपनसेटेड डिमांड कर्व। और ये किस चीज पे बेस्ड है? एक्सपेंडिचर फंक्शन पे बेस्ड है टू रिस्टोर ओल्ड कंजम्पशन बंडल। आगे देख लेते हैं। देखिए, ये हिक्स और मार्शल के डिमांड फंक्शन में आपको अंतर दिखाया गया है, और डेरिवेशन है कि कैसे करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिनल बजट लाइन है। ए भी मान लेते हैं, नहीं ए भी तो यहाँ है ना, कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, एम एन मान लेते हैं, ये हमारा ओरिजिनल बंडल है। और ये हमारा, यहाँ से मान लीजिए ये शिफ्ट हो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी, हमारा ओरिजिनल क्या है? ये है। ठीक। और यहाँ से ये हमारा एम एन जो है ये ओरिजिनल बंडल है, और यहाँ से हमारा प्राइस घटने पे हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और उसके बाद कंपनसेट करने के बाद हम इस लाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। कंपनसेट करने के बाद हम क्या हो रहे हैं? इस लाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है हिक्स के अप्रोच में क्या होता है कि हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे आ जाते हैं। तो हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे आए हैं, लेकिन हमारा पहले पॉइंट ए था, अब वो क्या है? पॉइंट सी है। तो ये पॉइंट ए और सी जो है वो हिक्स के डिमांड कर्व के हिसाब से है, क्योंकि हिक्स का बजट लाइन ये है। तो ए और सी पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे तो वो जो डिमांड कर्व आएगा वो हमारा क्या आएगा? हिक्सियन डिमांड कर्व आएगा। जबकि नॉर्मल डिमांड कर्व की बात करें तो हमारा प्राइस पहले ए बंडल पे थे, और प्राइस घटने से हम बी पे पहुंच गए। तो हम ए और बी को जब हम मिलाएंगे तो हमारा कौन सा आएगा? मार्शलियन डिमांड कर्व आएगा। ये अनकंपनसेटेड और ये कंपनसेटेड, ये कंपनसेटेड और ये अनकंपनसेटेड। ठीक है, याद रहे आप।
याद रहेगा आपको? तो ऐसे हमारा हेक्स और मास्टर दोनों का डिमांड कर्व डिराइव होता है। ओके बच्चों, आज के लिए थैंक यू, इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and thank you so much. Stay tuned for our upcoming videos. Thank you.